नमस्कार। आज हम रिश्तों और कानून के एक बहुत ही उलझे हुए पहलू पर बात करेंगे। सोचिए, एक रिश्ता है जिसमें शादी का वादा है, भरोसा है, और फिर वो वादा टूट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि यह सिर्फ एक टूटा हुआ दिल है या फिर एक आपराधिक धोखा। कानून इन दोनों के बीच लकीर कहाँ खींचता है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसले हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में आए एक बिल्कुल नए कानून का विश्लेषण है, और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सच कहूं तो आपको चौंका देंगे। चलिए इस सब की गहराई में उतरते हैं। और आज के हमारी चर्चा का मकसद यही है, मतलब शादी के झूठे वादे से जुड़े मामलों में भारतीय कानून के बदलते नजरिए को समझना। क्या हर टूटा हुआ वादा एक अपराध है? पहले इस सवाल का जवाब बहुत धुंधला सा था, लेकिन अब कानून और अदालतें दोनों ही इसे साफ करने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस धुंधलेपन से सफाई तक का सफर। पहले क्या होता था? मतलब जब ये नया सेक्शन 69 नहीं था, तब ऐसे मामलों को कैसे देखा जाता था? पहले का जो सिस्टम था वो कह सकते हैं एक बड़े हथौड़े जैसा था, जिससे हर तरह की कील ठोकने की कोशिश की जाती थी। वो हथौड़ा था भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का सेक्शन 375, जो रेप को परिभाषित करता था। अच्छा। और उसे सेक्शन 90 के साथ पढ़ा जाता था, जिसमें तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति का जिक्र है। मतलब अगर कोई महिला ये साबित कर दे कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति इसलिए दी क्योंकि उसे शादी का यकीन दिलाया गया था, तो सहमति गलत धारणा पर आधारित माना जाता था। हाँ, और मामला सीधे सीधे रेप का बन जाता था। बिल्कुल। तर्क यही था कि सहमति धोखे से ली गई, इसलिए वो असली सहमति है ही नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये एक रिश्ते के टूटने, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, और एक हिंसक यौन हमला यानी रेप के बीच के फर्क को मिटा रहा था। कानून की नज़र में दोनों एक ही जैसे गंभीर अपराध बन जाते थे, और ये ठीक नहीं लगता था। तो अब जो भारतीय न्याय संहिता में नया सेक्शन 69 आया है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उस बड़े हथौड़े की जगह एक ज्यादा बारीक औजार है, एक स्कैल्पल जैसा? अरे वाह, क्या खूब कहा, बिल्कुल सही। सेक्शन 69 एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। ये शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने को एक विशिष्ट अपराध मानता है। अच्छा। यहाँ जो सबसे गहरी बात समझने वाली है वो ये है कि कानून अब खुद ये मान रहा है कि हाँ, ये एक गंभीर धोखा है, लेकिन ये रेप से अलग है। ये उस ग्रे एरिया को पहचान रहा है। ये कह रहा है ये धोखा है और इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रकृति रेप के अपराध से अलग है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा चेंज है। और इस नए अपराध के लिए सजा क्या है? और क्या इसमें सिर्फ शादी का वादा ही शामिल है? इसमें सजा भी कोई कम नहीं है। 10 साल तक की जेल हो सकती है, और ऊपर से जुर्माना भी। 10 साल? और नहीं, ये सिर्फ शादी के वादे तक सीमित नहीं है। कानून छलपूर्ण साधनों यानी डिसीटफुल मीन्स की एक परिभाषा देता है, जो इसे और भी व्यापक बनाती है। जैसे नौकरी या प्रमोशन का झूठा लालच देना, या अपनी पहचान छिपाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और ये बात छिपाकर किसी से शादी का वादा करके रिश्ता बनाता है, तो वो भी इसी सेक्शन के दायरे में आएगा। ठीक है। यहीं पर वो सबसे मुश्किल सवाल आता होगा जो किसी भी जज या पुलिस वाले के सामने आता होगा। एक झूठा वादा जो शुरू से धोखा था और एक वादा जो बाद में टूट गया, इन दोनों में फर्क कैसे किया जाए? ये तो बहुत ही महीन लकीर है। कानूनी तौर पर यही सबसे अहम सवाल है, और अदालतों का पूरा ध्यान इसी पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इसी बात पर जोर दिया है। अदालतें एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती हैं, क्या वादा करते वक्त ही नीयत खराब थी? इसी को कानून की भाषा में इंटेंट एट इंसेप्शन कहते हैं। इंटेंट एट इंसेप्शन? हाँ, यानी क्या धोखा शुरू से ही प्लान का हिस्सा था? अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझें तो मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी से पैसे उधार लिए, ये जानते हुए कि वो कभी नहीं चुकाएगा। हाँ। और दूसरी स्थिति यह है कि उसने चुकाने की पूरी नीयत से पैसे लिए, लेकिन बाद में उसका बिजनेस डूब गया और वो चुका नहीं पाया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। झूठा वादा पहली स्थिति जैसा है। वो वादा सिर्फ यौन शोषण के लिए एक चाल थी, एक धोखा था। इरादा शुरू से ही बेईमानी का था। वहीं वादा टूटना दूसरी स्थिति है, जहां वादा पूरी ईमानदारी से किया गया था, लेकिन बाद में हालात बदल गए। हो सकता है परिवार का दबाव आ गया, या आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि शादी करना मुमकिन नहीं रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर टूटे हुए वादे को आपराधिक धोखा नहीं माना जा सकता। सेक्शन 69 का मकसद उसी धोखे को सजा देना है जो शुरू से ही धोखा था, न कि एक सच्चे रिश्ते के टूटने को अपराध बनाना। ये तो हुई थ्योरी की बात कि कानून क्या कहता है, पर मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि जब असल केस जज के सामने पहुंचता है तो क्या होता है, जमीन पर हकीकत क्या है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज हैं, है ना? हाँ, और ये केस दिखाते हैं कि अदालतें इस इंटेंट एट इंसेप्शन वाले टेस्ट को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। एक मामला था महेश दामू खारे बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इसमें रिश्ता 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक चला था। 10 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। एक दशक के बाद कोई कैसे कह सकता है कि वादा पहले दिन से झूठा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और एफआईआर को ही रद्द कर दिया। अदालत का तर्क था कि जब कोई रिश्ता इतने लंबे समय तक सहमति से चलता है तो ये साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि वादा शुरू से ही धोखा था। इतने लंबे समय तक साथ रहना अपने आप में रिश्ते की एक सच्चाई को दिखाता है। सही बात है। अदालत ने एक और बात पर गौर किया। शिकायत दर्ज कराने में बहुत ज्यादा देरी हुई थी, जिसने मामले को और कमजोर कर दिया। ये तो समझ आता है, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो नए हैं? एक और मामला था जिसमें एक जोड़ा मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिला था। वहां तो रिश्ते की शुरुआती शादी के इरादे से होती है। उस केस में जजों ने कुछ बहुत दिलचस्प टिप्पणियां की। हाँ, वो भी एक बहुत चर्चित मामला था। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा, शायद हम पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन शादी से पहले लड़का लड़की अजनबी होते हैं। शादी से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये कोई कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि एक तरह की सामाजिक सावधानी की सलाह थी। लेकिन ये अदालत के नजरियों को तो दिखाते ही है कि वे ऐसे मामलों को लेकर कितने सतर्क हैं। उस केस में कानूनी सवाल क्या था? कानूनी सवाल वही था, क्या वादा शुरू से झूठा था? और मामला तब और पेचीदा हो गया जब पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था। ओह, तो ये तो एक बड़ा धोखा था। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इस मामले में सजा देने के बजाय मध्यस्थता का सुझाव दिया। ये दिखाता है कि अदालतें मानती हैं कि ऐसे मामले हमेशा सजा और ट्रायल के लिए सही नहीं होते। कभी-कभी इन्हें बातचीत से सुलझाना बेहतर होता है। मतलब अदालतें सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि रिश्ते की असलियत और उसकी भविष्य को भी समझने की कोशिश कर रही हैं। और एक फैसला एक शादीशुदा महिला के बारे में भी था जिसने अपने प्रेमी पर केस किया था। ये मामला भी काफी अलग है। जी, वो भी एक अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रिश्ते में आती है तो वो बाद में शादी के झूठे वादे के आधार पर धोखे का केस दर्ज नहीं कर सकती। एक मिनट, तो क्या अदालत ये कह रही है कि उसकी शादीशुदा स्थिति उसे एक पीड़िता होने से रोकती है, या इसके पीछे कोई और कानूनी तर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अदालत उसे पीड़िता होने से नहीं रोक रही, बल्कि एक बहुत ही तकनीकी और कानूनी बिंदु उठा रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जब तक उसका पहला तलाक नहीं हो जाता, वो कानूनी रूप से दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अच्छा। इसलिए दूसरा पुरुष उससे शादी करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य वादा कर ही नहीं सकता था। वो वादा शुरू से ही असंभव था। इसलिए अदालत ने इसे एक सहमति वाले रिश्ते का बिगड़ जाना कहा, न कि एक आपराधिक मामला। इन मामलों से साफ है कि अदालतें हर केस की बारीकियों में जा रही हैं। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। हमारे पास सेक्शन 69 के तहत 17 हाई कोर्ट्स के 132 मामलों का एक विश्लेषण है, और इसके नतीजे सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 96% मामलों में अभियुक्तों को राहत मिली है। या तो उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई या उनके खिलाफ केस ही रद्द कर दिया गया। 96%। और अगर सिर्फ अग्रिम जमानत की बात करें तो आंकड़ा क्या है? अगर सिर्फ अग्रिम जमानत की बात करें तो ये दर 99% है। 99%? ये तो अविश्वसनीय है। मैं किसी और अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकता जहां मुकदमे से पहले राहत मिलने की दर इतनी ज्यादा हो। ये तो लगभग ऐसा लगता है कि ये कानून कागज पर तो है, लेकिन असल में इसके कोई दांत ही नहीं है। यहां हो क्या रहा है? आपका रिएक्शन बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अदालतें शुरू से ही धोखे का इरादा वाले टेस्ट को बहुत सख्ती से लागू कर रही हैं। विश्लेषण से कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। पहला, अगर एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है, खासकर ब्रेकअप के बाद या जब आरोपी किसी और से शादी कर लेता है, तो अदालतें इसे अक्सर बदला लेने की कोशिश के तौर पर देखती हैं। ओके। दूसरा, अगर रिश्ते के लंबे और सहमति से बने होने के सबूत हैं, जैसे तस्वीरें, मैसेज या साथ घूमना फिरना,
तो अदालतें ये मानने को तैयार नहीं होती कि ये शुरू से धोखा था। मतलब अदालतों का संदेश बहुत साफ है और वो अपनी भाषा में भी ये संदेश दे रही हैं। हाँ, और उनकी भाषा बहुत तीखी है। जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा, हर रोमांटिक विफलता को धोखे का रंग नहीं दिया जा सकता। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है ना? बिल्कुल। इसी तरह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चेतावनी दी, आपराधिक कानून सहमति से संबंध बनाने वाले वयस्कों के बीच प्रतिशोध का एक उपकरण नहीं बन सकता। ये दिखाता है कि न्यायपालिका व्यक्तिगत रिश्तों में कानून के दखल को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कितनी मजबूती से खड़ी है। ठीक है, तो अदालतें इस कानून की बहुत संकीर्ण व्याख्या कर रही हैं, सिर्फ साफ-साफ धोखे के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। लेकिन चलिए अब खुद इस कानून के बारे में बात करते हैं। क्या सेक्शन 69 अपने आप में एक अच्छा कानून है? कुछ कानूनी विश्लेषण इसमें कुछ गंभीर कमियों की ओर भी इशारा करते हैं। हाँ, इसकी कई आलोचनाएं हैं। पहली और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह कानून लैंगिक रूप से पक्षपाती है। इसकी भाषा ऐसी है मानो अपराधी हमेशा पुरुष होगा और पीड़िता हमेशा महिला। मतलब ये कानून एक तरह से पुरानी सोच के साथ लिखा गया है, ये मानकर के ऐसे धोखे का शिकार सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं। बिल्कुल, ये पुरुष पीड़ितों या LGBTQ+ समुदाय के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अगर कोई महिला किसी पुरुष से ऐसा वादा करे या एक समलैंगिक रिश्ते में ऐसा हो, तो उनके पास इस कानून के तहत कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। ये समानता के अधिकार पर भी सवाल खड़े करता है। और इसके दुरुपयोग की चिंता का क्या? वो दूसरी बड़ी चिंता है। आलोचकों का कहना है कि इसे व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि परिवार उन जोड़ों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके रिश्ते को वे पसंद नहीं करते। जैसे कि अंतर्जातीय संबंध। हाँ, सोचिए एक अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक जोड़ा है और परिवार लड़की पर लड़के के खिलाफ केस करने का दबाव बनाता है। ये कानून सामाजिक नियंत्रण का एक साधन बन सकता है। और आखिर में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भी दखलंदाजी करता है ना? वही तीसरी बड़ी चिंता है। ये कानून वयस्कों की स्वायत्तता में दखल दे सकता है। ये सहमति से बने रिश्तों को अपराध के दायरे में लाने का खतरा पैदा करता है अगर रिश्ता किसी भी वजह से टूट जाए। कुछ हद तक ये इस पिछड़ी हुए सोच को भी मजबूत करता है कि महिलाओं की यौन स्वायत्तता हमेशा शादी के वादे से ही जुड़ी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने जो भी चर्चा की उसका सार क्या है? एक तरफ एक नया कानून है जो स्पष्टता लाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ अदालतें हैं जो इसकी इतनी सख्त व्याख्या कर रही हैं कि ये लगभग बेअसर हो रहा है, और तीसरी तरफ इस कानून की अपनी बनावट में ही कुछ खामियां हैं। सार ये है कि कानून ने सेक्शन 69 के जरिए एक टूटे हुए वादे और एक आपराधिक धोखे के बीच एक साफ लकीर खींचने की एक ईमानदार कोशिश की है। इसने इस अपराध को रेप के गंभीर आरोप से अलग किया, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। और अदालतें उस लकीर को और भी गहरा और साफ बना रही हैं। हाँ, अदालतें उस लकीर की बहुत सावधानी से पहरेदारी कर रही हैं। वे सिर्फ उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जहां इंटेंट एट इंसेप्शन यानी शुरू से ही धोखा साफ साफ नजर आता है। अदालतों का संदेश जोरदार और साफ है। आपराधिक कानून धोखाधड़ी को सजा देने के लिए है, टूटे दिलों को जोड़ने या रिश्तों के बिगड़ने के नतीजों को संभालने के लिए नहीं। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है। नया कानून शादी के झूठे वादे पर बने यौन संबंध को रेप से अलग एक कम गंभीर अपराध मानता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी रिश्ते की बुनियाद ही एक बड़े धोखे पर रखी गई हो, जैसे किसी की पहचान या इरादे के बारे में झूठ बोलना, तो क्या उस धोखे से मिली सहमति को कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र और सच्ची सहमति माना जा सकता है? समाज को हमारे सबसे निजी क्षणों में एक झूठ और एक अपराध के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींचनी चाहिए?